Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you'll find work solutions to past papers by experienced teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other fellow Cambridge learners. Thank you. Okay, so this paper is from October-November 2020. हमारे पास P4 है, variant 41. So let's start with it. Question number 1. Figure 1.1 shows an ice hockey player moving on ice. He's preparing to hit the solid disc called a puck. ये हमारे पास हॉकी स्टिक है यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिख रहा है कि आइस हॉकी प्लेयर आइस पे खड़ा हुआ है and he's moving around the disc called a puck. The disc is of mass 1.6 kg, moving horizontally across the surface of ice at a speed of 15 meters per second. Calculate the magnitude of the momentum of the disc. ठीक है, momentum का formula सबको पता है. Momentum is mass into velocity. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर mass दिया हुआ है, yes. velocity दी हुई, yes. हम आराम से momentum निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमारा मास है 0.16 kg में है, तो हम ऐसे ही रखेंगे. ग्राम्स में होता तो हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं. स्पीड है हमारे पास 15 मीटर्स पर सेकेंड. तो आंसर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2.4 एंड इसका यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली इसका kg है, kg मल्टीप्लाइड बाय मीटर्स अपॉन सेकेंड, क्योंकि मीटर अपॉन सेकेंड वेलोसिटी का है. तो हमारे पास बन जाएगा kg मीटर अपॉन सेकेंड. ठीक है, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. The hockey player strikes the disc with his hockey stick and the momentum of the disc changes. The disc gains a momentum of 3 kg meters per second at 45 degrees to the original direction of travel. तो पहले ये इस तरह ट्रैवल कर रहा था. ठीक है, ये देखें यूँ ट्रैवल कर रहा था इस डायरेक्शन में. अब ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के 45 डिग्रीज पे एक्ट कर रहा है. ठीक है, और इसने मोमेंटम गेन किया है. तो यहाँ पर मोमेंटम है A, यहाँ पर मोमेंटम है B. ठीक है, A इज इक्वल्स टू 2.4 kg मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, B इज़, ठीक है, B जो हमारे पास मोमेंटम है ये क्या होगा? इसने गेन किया है ना, ऐड किया है. तो B का मोमेंटम हम ऐड कर रहे हैं. कितना B में लग रहा है जो मोमेंटम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है. ठीक है, B का मोमेंटम होगा 3.0 kg मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्रीज़. ठीक है, ये B की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. ठीक है, और A हमने देख लिया यहाँ पर क्या है, ये B इक्वल्स टू. ठीक है, और इसकी डिग्री 0 है क्योंकि ऑब्वियसली वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. लेट मी जस्ट लाइक सर्कल इट सो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो. ये हमारे पास B की वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू. ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम नहीं है. ठीक है, कि अभी जो बॉल ट्रैवल कर रहा है उसकी फाइनल मोमेंटम नहीं. हम बस बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में इतनी मोमेंटम लग रही थी और इस डायरेक्शन में इसमें इतनी मोमेंटम ऐड हुई है. ठीक है, तो हम उसकी इस डायरेक्शन से इसको डोनेट कर रहे हैं. अब हम नीचे जाते हैं. स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स exerted on the disc and the direction and degrees of the impulse relative to the original direction of travel. अब impulse का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पहले तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है ना, force is equals to change in magnitude upon time. और फिर हमारे पास होता है force into time. ये हमारा impulse बन गया is equals to change in momentum. ये हमारा चेंज इन मोमेंटम. तो ये हमारा इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है. अब हमें ऊपर बताया गया है कि मोमेंटम गेन कितना होता है, मोमेंटम चेंज हो रहा है. चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना है? चेंज इन मोमेंटम हमें बताया गया है 3.0 kg मीटर पर सेकेंड. तो हमारा चेंज इन मोमेंटम ही तो हमारा इम्पल्स है. तो हमारा जो इम्पल्स है वो भी यही होगा 3.0 kg. बल्कि सॉरी, इम्पल्स की जब बात की जाती है हम करते हैं न्यूटन सेकंड करते हैं. ठीक है, तो हमने ये पता है कि चेंज इन मोमेंटम हमारा इम्पल्स होता है. हमें ऊपर नज़र आ रहा है कि इतनी मोमेंटम ऐड हुआ है, तो यही हमारा चेंज इन मोमेंटम है. तो हमारा इम्पल्स भी यही है. डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स टू द ओरिजिनल डायरेक्शन में ऊपर बताया गया कि 45 डिग्रीज है. डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स मतलब डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. वो ऊपर हमें बताया हुआ है. अब क्योंकि हमें ऊपर देखा हमने, ठीक है, हमने ऊपर देखा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, हमने देखा कि ये हमारी पहले मोमेंटम इस तरह थी, फिर ये हमारी मोमेंटम ऐड हुई है.
तो टोटल मोमेंटम क्या होगी? अब नीचे हमें बताया जा रहा है कि हमें टोटल मोमेंटम निकालनी है. डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू मोमेंटम ऑफ द डिस्क एंड इट्स न्यू डायरेक्शन relative to the original direction of travel by drawing a scale diagram. तो इसमें आप प्रोट्रैक्टर और रूलर दोनों यूज़ करेंगे और आप अपना स्केल डायग्राम बनाएंगे. अब स्केल डायग्राम हमारे पास दो तरीके के होते हैं. एक तो हमारे पास होता है ट्रायंगल, एक होता है हमारे पास पैरेललोग्राम. मैं आपको दोनों बताऊंगी ताकि किसी को जो बेहतर लगे आप वो चूज़ करें. ठीक है, तो पहले तो हम छोटा सा बनाते हैं कि हुआ क्या, उसके बाद हम एक्चुअली स्केल डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, पहले तो हमारे पास ये मोमेंटम थी 2.4 kg मीटर पर सेकेंड और ये थी 0 डिग्रीज़, मतलब परपेंडिकुलर थी एग्जैक्टली. फिर 45 डिग्रीज़ पे हमारी ये ऐड हुई, 45 डिग्रीज़ पे हमारी ऐड हुई 3 kg मीटर पर सेकेंड. अब हमारी जो टोटल मोमेंटम होगी ना वो ये होगी जो हमारी है रिजल्टेंट मोमेंटम. समझ आ रही है? ये हमारी है रिजल्टेंट मोमेंटम और इसी को हमें निकालना है. अभी इसका एक और तरीका इस तरह होता है कि आप ये आपका ओरिजिनल मोमेंटम थी, ठीक है, 2.4 kg मीटर पर सेकेंड और आपने इस पे 45 डिग्रीज़ पे ये लगाई. ठीक है, 45 मैंने बहुत ज़्यादा वो कर दिया. आपने इस पे 45 डिग्रीज़ पे ये लगाया 45. आप ऐसे भी बोल सकते हैं बट आई प्रेफर ये वाला तरीका, पर अगर आपको इस तरह रखना है आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, 45 डिग्रीज़ पे आपने ये किया तो आप दूसरी तरफ भी यही बना दें 45 डिग्रीज़ पे. ठीक है, और यहाँ पर आप अपना वापस 2.4 और ये आपकी बन जाएगी रिजल्टेंट, क्योंकि आपको अगर वेक्टर्स आते हैं आपको पता है कि हमेशा इस तरीके से आपका रिजल्टेंट बनता है आपके पैरेललोग्राम में. तो हमें इस जो मैंने रेड वाला उसका बनाया हुआ ना, इसकी हमें मोमेंटम भी निकालनी है और हमें ये एंगल भी निकालना है टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना स्केल डोनेट करेंगे. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि 1, ये अगर किसी ने पहले किया नहीं ना तो आपकी थोड़ा मुश्किल होगा समझना, बट आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. हम बोलेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़े में लिख देती हूँ कि 1 kg मीटर्स पर सेकेंड को हम डोनेट कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर को हम डोनेट कर रहे हैं किस पे, हमारा मोमेंटम पे. मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वेक्टर की उतनी ज़्यादा हमारी मोमेंटम होगी. ठीक है, तो अगर हमने 1 kg को 3 मीटर्स पर सेकेंड 3 सेंटीमीटर कर दिया है तो अब हम इसी लॉ के साथ चलेंगे, ये हमारा स्केल होगा. ठीक है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ना आपको ना एग्जामिनर को. ठीक है, तो नीचे हमारे पास पहले यहाँ पर है 24 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अगर आप 24 को 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 7.2 सेंटीमीटर. ये बस दिमाग में रखें. और फिर हमारे पास जो ये वाला है ये हमने ऐड किया था 3 इसका 3 मोमेंटम था, है ना, 3 kg मीटर पर सेकेंड. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊँगी हो क्या रहा है. पहले तो आप यहाँ पर नीचे, ठीक है, हमारे पास क्या है 7.2 सेंटीमीटर. मैंने रूलर यूज़ किया है. 7.2 सेंटीमीटर का यहाँ पर हमारा वेक्टर बन रहा है. ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर था, ये बन रहा है 7.2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 2.4 kg मीटर्स पर सेकेंड. हमारी स्केल के अकॉर्डिंगली ही मैंने बनाया. फिर उसके बाद ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आया. यहाँ पर पहले मैंने प्रोट्रैक्टर रखा है, ठीक है, और मैं 45 डिग्रीज़ एंगल मार्क कर रही हूँ. यहाँ पर मेरा 45 डिग्रीज़ आ रहा है. मैंने प्रोट्रैक्टर यूज़ करी हूँ मैं, एंड एवरीबडी शुड यूज़ अ प्रोट्रैक्टर. आई हैव प्लेस माई प्रोट्रैक्टर हियर और मैंने देखा कि यहाँ पर 45 डिग्रीज़ आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मार्क बना दिया एक. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने जो नई मोमेंटम ऐड हुई थी ये बनी थी 9 सेंटीमीटर की ऐड हुई थी. तो हम इस पर यहाँ पर 9 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, यहाँ मैंने बना दिया, बल्कि मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज माई रूलर इज स्लिपिंग ऑफ माई पैड. ये हमने बना दिया 9 सेंटीमीटर. तो ये हमारा 9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है क्या, 3 kg मीटर पर सेकेंड, जो हमारा ऐड इन मोमेंटम था. अब हम निकालेंगे, अब और ये आप याद रखें कि ये यहाँ पर
45 डिग्रीज है। अब जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, वो होगा हमारा एडिशन इन, मतलब टोटल जो अब रिजल्टेंट मोमेंटम है वो किस तरह निकालेंगे। आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करें पहले तो एक, ठीक है। मैं अपनी लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैं मेजर भी करी हूँ साथ साथ। मेरी लाइन ड्रॉ हो रही है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को हम देखेंगे कि कितना मोमेंटम है। तो क्योंकि हम मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स हमारा लेंथ, तो हम लेंथ को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें मोमेंटम मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं 15 को 3 से डिवाइड करी तो बन रहा है मुझे 5। तो यह आंसर है मेरा यहाँ पर क्या, 5 kgs मीटर पर सेकेंड। ये है हमारी क्या, रिजल्टेंट मोमेंटम। सही है। अब हमें इसका डिग्रीज निकालने की, किस डिग्रीज पे है फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो यहाँ मैंने प्रोट्रैक्टर रखा है और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 10, ये बन रहा है अराउंड मेरा क्या बन रहा है 25 बन रहा है, 25 डिग्रीज। ठीक है। अब ये मैं मिल गया डायरेक्शन ऑफ एट ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द first momentum. Magnitude of the new momentum is 5 kgs meter per second. Direction of new magnitude 25 degrees. अब आपके पास जो ना हमेशा एक रेंज दी जाएगी मार्किंग स्कीम में। फॉर एग्जांपल इस वाले में है रेंज मार्किंग स्कीम की है 4.8 से लेके 5.2 kgs मीटर पर सेकेंड। इसमें हमारे पास है आई थिंक 22 से लेके 28 degrees तक। ठीक है। Okay, so let's move on to the next question, number 2. A vertical tube contains a liquid. A metal ball is held at rest by a thread just below the surface of the liquid as shown in figure 2.1. अच्छा, तो हमारे पास यहाँ थ्रेड है जिसने एक बॉल को हैंग किया हुआ है एक ट्यूब में, एंड उस ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है। The diameter of the tube is much greater than the diameter of the ball. The ball is released and it accelerates downwards uniformly for a short period of time. Accelerates uniformly का क्या मतलब हुआ, मतलब कि speed constantly increases. इससे क्या होगा, constant acceleration. ठीक है। Describe what happens to the velocity of the ball in a short period as it accelerates downwards uniformly. अब अगर downward uniformly accelerate कर रहा है तो velocity क्या होगी, constantly increase होगी। तो हम लिखते हैं velocity changes with time, it increases at a constant rate. ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बोलें कि velocity increase constantly. ठीक है, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बॉल reaches terminal velocity. terminal velocity में क्या होता है, हमारे पास constant हो जाती है velocity. velocity जब constant होती है तो क्या होता है, no या zero acceleration. ठीक है। तो पहले तो हमने देखा कि बॉल की एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली। फिर हमें बोल रहा है, पहले मैं आपको बता, पहले तो हमने देखा कि स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, फिर हमने देखा कि स्पीड कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें, हम इसको वर्ड किससे देखेंगे। पहले तो हम बोलेंगे जो हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन थी, हम उसकी बात करते हैं पहले। ठीक है, 1 initial acceleration was caused by gravity. ठीक है, फिर हम बात करेंगे, ये एक्सेलरेशन हो रही थी ना, फिर ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कम हुई होगी, उसके बाद जाके एक्सेलरेशन 0 हुई होगी, हाँ कि नहीं। 2 एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, या वेलोसिटी जो इंक्रीज़ होती जा रही थी वो वेलोसिटी की इंक्रीज़ कम होती गई। समझे, पहले अगर वेलोसिटी पहले हो रही थी 5, 10, 20, 40, अब वेलोसिटी हो रही है
5, 7, 10, 15 इस तरह. तो चेंज इन इंक्रीज इन वेलोसिटी कम हो रहा है. ठीक है, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एज ड्यू टू रेजिस्टेंट फोर्स इंक्रीज हो रहा है ना. रेजिस्टेंट फोर्स increases due to increase in speed. जब स्पीड में इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस फोर्स में इंक्रीज होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो इससे डिक्रीज इन एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, एक्सेलरेशन जो इंक्रीज हो रहा था वो कम होता जाता है. एक्सेलरेशन का इंक्रीज कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम नहीं हो रहा है, मतलब डिसेलरेशन नहीं हो रहा. ठीक है, मतलब समझ आ रही है आपको, मैं वही बोल रही हूँ. 3, अब हम बोलेंगे कि इसकी वजह से क्या हो जाता है. स्पीड becomes constant, therefore क्या होगा? No resultant force. resultant force नहीं होगा तो क्या होगा? therefore no acceleration. सही है. The metal ball has a mass of 2.1 grams. It falls at a distance of 0.8 meters between being released and reaching the bottom of the tube. Calculate the gravitational potential and energy transfer from the ball as it falls. अब gravitational potential energy का formula है mgh, change in gravitational potential energy. तो mass में बताया हुआ है 2.1 ग्राम. अब ग्राम को हमें kg में convert करना पड़ेगा, तो जाएगा हमारे पास 0.0021 multiplied by 10 multiplied by 0.8, और हमारे पास आंसर यहाँ पर आ रहा है 0.017 जूल्स. अगर आपने इस तरह किया है ना 2.1 multiplied by 10 multiplied by 0.8, आपका आंसर आ रहा है आपका आंसर आ रहा है 17 जूल्स. इसका आपको 1 मार्क मिलेगा. यहाँ पर आपके 2 मार्क्स हैं. When the ball reaches at the bottom of a tube, it has a speed of 1.2 meters per second. Calculate the kinetic energy of the ball at the bottom of the tube. Kinetic energy हमारी हो रही है half mv square. तो हम करेंगे 0.5 multiplied by 0.0021 1.2. यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 1.5 into 10 to the power minus 3 joules. अगर वापस आपने 0.0021 की बजाय 2.1 लिया, आपका आंसर आ रहा है 15 आ रहा है आपका आंसर, तो आपको 1 मार्क मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 मार्क हैं. Explain why the value calculated in C1 is different from the value calculated in C2. हमें दिख रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हुई है, टोटल एनर्जी हमारी डिक्रीज हुई है. अब इसके रीजंस क्या होंगे? आप लिख दें कि ड्यू टू resistance of the liquid, obviously, thermal energy is generated. The energy is lost in form of thermal energy या heat. ठीक है, ये हमारा question 2 हो गया. Okay, question number 3. A U-shaped tube of a constant cross-sectional area contains water of density of 1000 kgs per meter cube. Both the sides of U are open to the atmosphere. Figure 3.1 shows that the water level in 2 sides of the tube are equal. Okay, 3.1 में नज़र आ रहा है कि दोनों लेवल इक्वल हैं, बिकॉज दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, दोनों को सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है. फिगर 3.2 पे एक साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है, ठीक है, और एक साइड पे गैस की वजह से मिल रहा है प्रेशर. तो जो गैस का प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तभी इस पार्ट में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की है. एक्चुअली ना इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की है इसने, ठीक है. दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लिक्विड, एंड इन दोनों गैसेस का डिफरेंस इतनी हाइट का है, ठीक है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 into 10 to the power 5 pascals. The left-hand side of the tube is now connected to a gas supply using a length of rubber tubing.
This causes the level of the water on the left hand side of the tube to drop by 0.2 meters. तो यहाँ पर पानी 0.2 मीटर से ड्रॉप हुआ, लेकिन दोनों लेवल्स में 0.4 मीटर्स का डिफरेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि इसका डबल हो गया बेसिकली. ठीक है, तो दोनों जो हमारे पास वाटर की लेंथ है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वन इज़ प्रेशर बिकॉज ऑफ द गैस, इसमें 0.4 मीटर्स का डिफरेंस है. लेकिन लिक्विड ने जितनी लेंथ ट्रैवल की है वो 2 मीटर्स है, और इस साइड पे भी लिक्विड ने 0.2 मीटर्स ट्रैवल किया. ठीक है. कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस सप्लाई. ठीक है, अब हमें करना है प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, प्रेशर ऑन द लिक्विड ड्यू टू द गैस. तो ये हम किस तरीके से करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्रेशर ऑन द लिक्विड ड्यू टू गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रॉ जी एच. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कितना है, 1 × 10⁵ प्लस रॉ डेंसिटी हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हमें बताई हुई थी ऊपर 1000 kg/m³, 1000 मल्टीप्लाइड बाय जी हमारा 10 है, और हाइट हमारी कितनी डिफरेंस है बिटवीन बोथ ऑफ देम, 0.4 डिफरेंस है हाइट का दोनों में. ठीक है, हमेशा हाइट डिफरेंस हम लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 0.4 मीटर्स, 0.4. तो प्रेशर हमारे पास यहाँ बन रहा है 4000 पास्कल्स. ओके, बल्कि नहीं, सॉरी, ये हमारा जो रॉ जी एच है ना, इसकी बात करी थी मैं, सॉरी. तो हमने इन सब को किया, पहले आप इसको कर लें. ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 4000, इस वाले का आंसर है 4000. अब अगर हम इसको ऐड करें हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो आंसर हमारा बन रहा है 1.04 × 10⁵ पास्कल. That's our final answer. B. Figure 3.3 shows that the gas supply is now connected to a cylinder that contains a piston. ये वही गैस है, अब एक सिलेंडर से कनेक्टेड है जिस पे पिस्टन अटैच हुआ हुआ है. ठीक है. The pressure of the gas moved the piston to the right. So the piston was probably here पहले. ठीक है, जैसे गैस का प्रेशर लगा and the piston moved यहाँ पर. ठीक है. What the area of the piston that is in contact with the gas is 0.025 meter squared. So इस एरिया की बात हो रही है. ठीक है, that is in contact with the gas. Calculate the resultant force on the piston. अब रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, हमें जो रिजल्टेंट, फॉर एग्जांपल हम आपको सबको फार्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. ये रिजल्टेंट फोर्स की बात करें. अब प्रेशर हमें पता है कि ये गैस कितना प्रोवाइड करी है, हमने ऊपर ही निकाला हुआ है कि इस गैस की वजह से कितना प्रेशर है, विच इज़ ये 4000 जो है ना, ये 400 4000 है. हाँ, ये प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू गैस, which is added to pressure due to atmosphere, आपको टोटल प्रेशर देने के लिए. ठीक है, तो हम करेंगे दिस इज प्रेशर ड्यू टू गैस 4000 पास्कल्स. तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एरिया भी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनको क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी फोर्स के लिए. फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. प्रेशर हमारे पास है 4000 पास्कल्स. ठीक है, और एरिया यहाँ पर हमारे पास कितना है, 0.025. The answer हमारे पास आ रहा है 100 newtons, which is the resultant force that the gas is applying to the piston. The pressure of the gas causes the piston to move a distance of 0.5 meters to the right. Calculate the work done by the gas from the supply of the piston. तो piston की supply में work done कितना हो रहा है. अब work done का formula हमें पता है, work done is equals to force into distance. फोर्स हमने निकाली हुई है 100 न्यूटन्स. ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर्स, 0.5. तो आंसर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 50 joules. Okay, so on to the next question. A large test tube contains a liquid at room temperature. An electric heater is immersed in the liquid and switched on. The thermal energy is supplied to the liquid by the heater. The temperature of the liquid increases until it reaches a boiling point. The liquid then changes into gas. ये हमें बेसिकली लिक्विड हीटिंग स्टोरी बताई गई है
जिसमें लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होता है. Determine in terms of molecules and their motion how a liquid differs from a gas. अब लिक्विड के हम मॉलिक्यूल्स की और उसके मोशन की बात करेंगे. हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ गैस. फर्स्ट, हम सबको पता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो होता है वो डिस्टेंस ज़्यादा क्लोज होता है एज़ कम्पेयर टू अ गैस. तो उसी से शुरू करते हैं. ठीक है. मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर closer than gas. सेकेंड बात ये है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते. वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके मूव करते हैं. हाँ कि नहीं. तो हम ये बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड डू नॉट मूव फ्रीली. दूसरे पॉइंट में लिखते हैं क्योंकि हम 3 पॉइंट्स प्रोवाइड करने ना. ठीक है. मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड लिखना ज़रूरी है वरना फिर पता नहीं चलेगा. ऑब्वियसली उनको पता है लेकिन आप इमेजिन करो कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता बेसिकली. स्लाइड पास्ट या तो फिर ओवर वन अनदर. ठीक है. Describe what happens to the molecule of the liquid as its temperature begins to increase. Molecules का अगर temperature increase होता है तो क्या होता है, they gain energy and move faster. ये temperature की बात हो रही है. ये नहीं बताना कि एनर्जी गेन करके वो फोर्स से ओवरकम करते हैं अट्रैक्शन की और गैस बन जाता है. हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं सिर्फ कि मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है. क्यों. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाई अ सप्लाई ऑफ थर्मल एनर्जी इज नीडेड टू चेंज द लिक्विड इनटू अ गैस. कि थर्मल एनर्जी से लिक्विड में गैस क्यों कन्वर्ट होता है. थर्मल एनर्जी करती क्या है. दैट थर्मल एनर्जी व्हाट डज इट डू, इट बिकम्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. मैं लिख देती हूँ. मॉलिक्यूल्स molecules use that, this is talking about thermal energy, and gain potential energy which helps them overcome attractive forces जो लिक्विड में होती हैं. ऑब्वियसली attractive forces as the liquid boils. ठीक है. The density of the liquid in the test tube is 0.8 grams per centimeter cube. हमारे पास डेंसिटी दी हुई है. ठीक है. The volume of the liquid is 50 centimeter cube. यहाँ पर वॉल्यूम दी हुई. लिक्विड की वॉल्यूम और लिक्विड की डेंसिटी है. The liquid reaches its boiling point and now absorbs 18,000 joules of thermal energy and all of the liquid changes into a gas. Calculate the specific latent heat of vaporization in this liquid. Latent heat of vaporization का फॉर्मूला है हमारे पास energy upon mass. ठीक है. अब हमारे पास एनर्जी दी हुई है किसने कितनी अब्जॉर्ब की है, विच इज़ 18,000. लेकिन हमारे पास मास नहीं है. अब मास कैसे निकालेंगे हम. मास अब निकालेंगे, हम यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों दिया है. तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी हमारे पास है 0.86 मल्टीप्लाइड बाय 50. तो आंसर हमारे पास आ रहा है 43 ग्राम्स. अब ग्राम्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी ग्राम्स अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में. ठीक है. 43 ग्राम्स हमारे पास हमारा मास है. तो हम यहाँ करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन हैं. ये तो आप लिखें 18,000 अपॉन 43, या आप कर दें 18,000 0.043 kg. तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है 420 जूल्स पर ग्राम. और यहाँ बन रहा है
4.2 into 10 to the power 5 joules per kg. ये आपके दो डिफरेंट आंसर्स हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू यूज़, जो आपने यूनिट यूज़ किया. ठीक है, तो बोथ बी मार्क्ड करेक्टली. Okay, number 5. A metal container is used to cook food. The metal container has thick walls. Hot cooking oil at a temperature of 120 degrees Celsius is poured into the container. The outside surface of the container gets hot. Some thermal energy passes through the metal because vibrating atoms in the metal collide with neighboring atoms and transfer energy to them. Explain how the rest of the energy is conducted through the metal container to the outside surface by another process. तो हमारे पास एक कंटेनर था, उसमें हमने 180 डिग्रीज का गर्म ऑयल डाल दिया. अब बाहर का जो एरिया है कंटेनर को वो गर्म हुआ. अब बता रहे हैं कि कैसा हुआ. एक बात तो ये है कि जो एटम्स हैं मेटल के, ठीक है, जो हमारे पास कैटायंस होते हैं मेटल के, क्योंकि ऑब्वियसली दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे बिकम कैटायंस. हमारे जो कैटायंस हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एक दूसरे को एनर्जी पास करते हैं. इसके अलावा और क्या तरीका है कि एनर्जी अंदर से बाहर जाए. तो हम लिखेंगे कि और हमारे पास कैटायंस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो हम लिखेंगे एनर्जी, ये क्या हो गया, हम लिखेंगे एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, मैं ई ऐसे लिख रही हूँ, ट्रैवल थ्रू द मेटल एंड collide with other atoms या particles. ठीक है, and transfer energy this way. ठीक है, yeah, that's answer. The outside surface of the container is brightly polished and shiny. Explain how this reduces the power that needs to be supplied to keep the oil of the correct temperature. तो इसका क्या मतलब है? How does this reduce the power? मतलब कि ये है कि इसका ये आउटसाइड शाइनी होने से ये अंदर के ऑयल को किस तरीके से गर्म रखता है. क्योंकि अगर आउटसाइड शाइनी होगा और अंदर को ऑयल इसकी वजह से गर्म रह रहा होगा तो इससे स्टोव को या पॉट को कम पावर लेनी पड़ेगी अपने आप को बार बार गर्म करने के लिए. ठीक है, तो हम लिखते हैं शाइनी surfaces, ठीक है, are poor emitters. emit मतलब give off करना, of radiation, infrared radiation देते हैं, क्योंकि हीट के बारे में जब बात करते हैं हम infrared radiation की बात करते हैं. infrared radiation, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं therefore less energy loss and energy supply reduces. एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो रिड्यूस होगी तो पावर दैट्स सप्लाई वो भी रिड्यूस होगी ऑब्वियसली. ठीक है, सी. The metal container is spherical. The spherical container has a smaller surface area than a long thin container of the same volume. Explain the advantage of using spherical volume. अगर हमारे पास कम surface area है तो कम thermal energy बाहर जाएगी, क्योंकि बाहर तो वो surface area से connected ना अपने. तो हम क्या लिखते हैं, less space for energy to be lost. Therefore ये मैंने बास्ट लिख दिया, lost. Therefore less thermal energy
emitted. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. Question 6. Figure 6.1 shows a shallow tank viewed from above. The depth of the water is different in two parts of the tank. Figure 6.1 shows crests and the troughs of a wave that pass from left to right. तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं. ये हमारे पास समझे क्रेस्ट्स हैं और ये ट्रफ्स है. तो एक वेव इतनी बड़ी हुई, ठीक है. अभी ऊपर से दिखाया हुआ है, ये हमें बाउंड्री दिखाई हुई. इस बाउंड्री पे क्या चेंज हो रहा है? चेंज इन हाइट या डेप्थ. ये चेंज इन डेप्थ. अगर चेंज इन डेप्थ हो रहा है तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो रही है. अब v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सॉरी v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. आपको पता है क्योंकि वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी. फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. हमारा वेव प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म यहाँ पर है, तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी. तो फ्रीक्वेंसी का अगर हम फॉर्मूला बनाए बताए एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा. अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो ये दोनों क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो लैम्डा भी इंक्रीज़ कर रहा है. अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि हमें दिख रहा है कि लैम्डा कम हो गया है. हमें ये चीज़ डेफिनेटली नज़र आ रही है. तो मतलब कि क्या हुआ है? बाउंड्री पे हिट होके स्पीड भी रिड्यूस हो रही है क्योंकि लैम्डा रिड्यूस हो रहा है. और हमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है. चेंज इन फ्रीक्वेंसी टू ज़ीरो मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, ठीक है. As the wave passes from one side to another, the direction of the wavefront changes. Explain why the direction of the wavefront changes in the way shown in figure 6.1. Direction wavefront की क्यों change हो रही है? तो अब हम लिखते हैं हमारा आंसर. Speed direction change क्यों हो रही है? हम लिखते हैं speed, एक मिनट, speed changes wave slows down and wave's speed is lesser on the right hand side. राइट हैंड साइड पे वेव की स्पीड कम होती जा रही है ना, ऑफ द टैंक. राइट हैंड साइड या राइट हैंड पार्ट ऑफ द टैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है. बॉटम राइट पार्ट ऑफ द टैंक हम इसका भी ये लिखते हैं बॉटम राइट पार्ट ऑफ द टैंक द वेव स्लोज डाउन फर्स्ट. कि वहाँ पर यहाँ बॉटम एंड राइट यहाँ पर वेव सबसे पहले स्लो हो रही है. इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है ऑब्वियसली. बॉटम राइट part of the wave slows down first, causing direction of wave to change. Okay, next, the speed of the wave in the left hand part of the tank, left hand part की बात कर रहा है, before the boundary is 0.39 meters per second. Using the information from figure 6.1, determine the frequency of the wave. हमने बताया frequency is equals to v upon lambda. v है हमारे पास 0.39. लैम्डा हम ऊपर से देखते हैं. आधी ये हमारे पास पूरी वेव है. ये एक वेव है, एक क्रेस्ट से लेके दूसरे तरफ, या एक तरफ से लेके दूसरे तरफ. आधी अगर 2.6 है तो पूरी वेव का वेवलेंथ होगा हमारे पास 5.2. तो होगा 5.2 सेंटीमीटर्स है, ठीक है. तो मीटर्स में हमारे पास कितना होगा? 0.052. तो आंसर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 7.5 हर्ट्ज. 7.5 हर्ट्ज. Next, determine the speed of the wavelength in the right hand side of the tank. अब हमने ऊपर
लेफ़्ट हैंड साइड की फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो ऑब्वियसली नीचे की भी जो ना फ्रीक्वेंसी वही होगी, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी इधर की थी वही फ्रीक्वेंसी इधर की है। वी डिस्कस दिस यहाँ पर पूरा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो इक्वल होगी। अब हमें पता है कि हमारी स्पीड क्या हुई, रिड्यूस हुई है। स्पीड भी रिड्यूस हुई, हमारा लैम्डा भी रिड्यूस है। तो हम ढूंढेंगे कैसे। हमारे पास लेफ़्ट साइड की स्पीड है, हाँ कि नहीं, और राइट साइड की स्पीड नहीं है। और हमारे पास यहाँ एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल ऑफ इंटरफियरेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इनको यूज़ करके हम स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो फिर लैम्डा भी निकाल सकते हैं या स्पीड निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा बेसिकली वो ये होगा कि स्पीड ऑफ क्या हो, स्पीड ऑफ यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ राइट हैंड साइड अपॉन स्पीड ऑफ, मैं यहाँ राइट लिख देती हूँ, स्पीड ऑफ राइट हैंड साइड अपॉन स्पीड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये तो फिर आप ये भी कर सकते, लैम्डा भी कर सकते हैं, और लैम्डा ऑफ राइट हैंड साइड, लैम्डा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में मैं स्पीड करी हूँ, ज़्यादा आसानी है। फिर लैम्डा निकालेंगे आप, फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो उससे आप स्पीड निकाल सकते हैं। मैं आई जस्ट थिंक स्पीड करना शॉर्टकट होगा शॉर्टकट होगा। एंड हम करेंगे साइन, उल्टा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड की बात हो रही है, तो इस तरफ यहाँ पर बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास एंगल है कि नहीं। तो हम करेंगे स्पीड साइन ऑफ, क्या कहते हैं, साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव साइन और साइन ऑफ, आया हमारे पास आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आकर। तो हमें राइट हैंड साइड की स्पीड ढूंढनी है और लेफ्ट हैंड साइड की स्पीड हमारी 0.39 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल जो हमारा है 33 डिग्रीज, और इंसिडेंट एंगल है हमारे पास 45 डिग्रीज। तो फिर यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है सही। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Question 7. A permanent magnet is made from only one material. Underline the material from which it is possible to make a permanent magnet. Aluminium, no. Copper, नहीं, magnetize नहीं होता. Soft iron, हाँ, magnetize होता है, लेकिन permanent magnet बनने के लिए it's not such a good material. तो इसको हम बीच में कर देते हैं. Mercury, no, it's a liquid. Plastic, ऐसी बात नहीं कि लिक्विड की वजह से हम जस्ट सेइंग कि इसमें कोई मैग्नेटाइजिंग खास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं। स्टील, यस, परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील इज़ बेस्ट। यूरेनियम, नोप, एंड ऑल्सो इट्स रेडिएटिव। सो हमें बोला अंडरलाइन करना है ना, तो अंडरलाइन कर देते हैं। An electron source produces a narrow beam of electrons that travel all at the same speed. The electron source is placed in a vacuum and a beam of electron travels vertically downwards. Figure 7.1 show a beam of electrons before it passes between the north and south pole of a magnet. अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, हाँ कि नहीं। और अगर एक नेगेटिव चार्ज मूव करता हुआ जा रहा है, बेसिकली करंट है, उसके साथ साथ हमारे पास मैग्नेट फील्ड है, तो उस पर डिफ्लेक्शन ज़रूर आएगी, मैग्नेटिक फोर्स डेफिनेटली आएगी उस पर 100%. Describe what is meant by the direction of the magnetic field. State the direction of the magnetic field between the two poles in figure 7.1. Direction of magnetic field क्या होती है? It is basically force की direction होती है on a imaginary north. For example, समझे हमारे पास north से south है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास एक मैग्नेट है इस तरह नॉर्थ साउथ, अगर आप इसको बीच में से आधा तोड़े ना, ये दो पीसेस बन गए, तो इसका यहाँ पर हमारे पास होगा नॉर्थ साउथ और यहाँ पर होगा नॉर्थ साउथ। मैग्नेट में आप जितना तोड़ते जाए नॉर्थ और साउथ डेफिनेटली होगा, लेकिन आप इमेजिन करें देयर इज ओनली अ पीस दैट हैज़ नॉर्थ ऑन इट, इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट्स लाइक एन इमेजिनरी नॉर्थ। और अगर आप इसको यहाँ लेकर जाएँ तो ये किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ मूव करेगा, it will deflect away from north and towards south. तो इसलिए बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है that's the magnetic force
direction on a imaginary north pole या on an imaginary north. ठीक है, आप ये लिखें कि it's from north to south. या अभी भी लिख दें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लिख दें नॉर्थ टू साउथ. और लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हैं, it doesn't make that much of a description. Describe and explain what happens to the beam of electrons in the magnetic field between the poles of the magnet. अब obviously electrons यूँ आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारा ऊपर करंट, ये करंट की डायरेक्शन ये होगी. नीचे हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन है. वो अपना लेफ्ट हैंड हाथ यूज़ करें, ठीक है, और आपकी मिडिल फिंगर जो आपकी करंट को डोनेट कर रही है ऊपर जा रही है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट हैंड साइड की ओर जा रही है. तो जो आपका थंब है उससे पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है. ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो बीम डिफ्लेक्ट्स into page. बीम प्लेट में क्यों रिफ्लेक्ट कर रही है? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा करंट है, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करें तो आपका थंब की डायरेक्शन यही है, इनटू द फील्ड. सो द बीम डिफ्लेक्ट्स इनटू द पेज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हिल रहा है तो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और करंट और मैग्नेटिक फोर्स साथ साथ में, मतलब एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो हम करेंगे मूविंग इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अ करंट. ठीक है, और ये मैं कैसे पता चला कि इसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, ये तो फिर हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल tells which direction it will deflect in your towards. ठीक है, a beam consists of alpha, beta and gamma particles. Explain how uniform magnetic field may be used to separate the alpha particles, the beta particles and the gamma rays. अब अगर आपके पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ से साउथ हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये हमारे पास ऊपर नॉर्थ है, नीचे हमारे पास साउथ है. यहाँ पर आपके पास अल्फा, बीटा एंड गैमा. ठीक है, तीन अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेस, तीनों. अब आपको पता है, ठीक है, कि अगर इससे आपको रिफ्लेक्शन पता चलेगी. फॉर एग्जांपल अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा की डिफ्लेक्शन होगी जैसे इस तरह, बीटा की डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी. ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और गैमा सीधा सीधा चले जाएगा बिकॉज उस पर कोई चार्ज नहीं है. अल्फ़ा पे +2 का है, सो -1 का है. क्योंकि इसका मास छोटा है तो इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है. ठीक है, सो लेट्स पुट दिस इनटू वर्ड्स. पार्ट ऑफ बीम डिफ्लेक्ट्स, और पार्ट किसकी बात की जा रही है? अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है, अल्फ़ा डिफ्लेक्ट्स लेस than beta and in an opposite direction to beta. और ये भी लिखें कि gamma rays don't deflect. ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया. Okay, question 8. Explain what is meant by electromotive force, EMF.
तो ईएमएफ बेसिकली एनर्जी होती है जो सेल प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारे चार्जेस है ना वो हमारे सर्किट के अराउंड जाएं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है जो आप बेसिकली याद कर लें, एनर्जी सप्लाइड by power supply per unit charge to drive it around the complete circuit. An electric heater contains two heating elements, R1 and R2. ये है हमारे पास R1, R2 heating elements है. An electric motor operates a fan. The fan blows cool air over the heating elements. The heater is powered by a main supply of EMF 240 volts. Switches S1 and S2 are closed. Heating element R1 gets hot. The resistance of R1 is 30 ohms. यहाँ लिख देते हैं. Calculate the current in heating element R1. अब हमें करंट निकालना है, हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास रेजिस्टेंस है. तो वोल्टेज करंट निकालेंगे हम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. I is equals to V upon R. हम कहेंगे 240 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है हमारी 30. तो आंसर हमारे पास आ रहा है 8 एम्पियर्स. ये पूरे करंट पूरे सर्किट की बात हो रही है, 8 एम्पियर्स. एक्चुअली हमारे पास दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो यहाँ पर सिर्फ R1 की बात हो रही है, सिर्फ R1 को इतना करंट मिल रहा है. Calculate the power produced by the heating element in R1. आपको पता है पावर की फॉर्मूला होता है P is equals to I. तो करंट हमारे पास 8 एम्पियर्स और वोल्टेज है कितनी 240. तो आ जाएगा 240 multiplied by 8 and that gives us 1900 volts. अभी हमें हीटिंग एलिमेंट जो सेकंड वाला है जो R2 उसका बताया उसका 60 ohms है. स्विच S1, S2 एंड S3 आर क्लोज्ड. ठीक है, हमारे पास S1 भी बंद है, S2 भी बंद है, S3 भी बंद है. State and explain how the current in R2 compares with that in current in R1. पहले हम R2 का करंट निकालेंगे. R2 का करंट होगा वोल्टेज अपॉन, जैसे हमने ऊपर ही निकाला था रेजिस्टेंस. यहाँ पर हमारे पास होगा 240 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है 60. ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज तो दोनों की सेम ही होगी. ठीक है, अब ऊपर हम 30 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, देखिए यहाँ 30 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 60 से डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ आंसर हमारा हाफ हो जाएगा क्योंकि डबल से डिवाइड हो रहा है. तो आंसर यहाँ बन जाएगा हमारा 4 एम्पियर. तो हम लिखते हैं कि as is double the current is half as and resistance are indirectly proportional. अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट और रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है, ये इसी का सेकंड पार्ट है. द करंट इन द मोटर इज 0.1 amperes. The cable from the electric heater to the plug for the main socket is safe when the current in it is less than 20 amperes. Suggest and explain a few suitable fuse rating for the circuit. अब आपका करंट मोटर में जो आ रहा है वो 0.1 एम्पियर है. ठीक है, और सेफ तब तक है जब तक ये 20 एम्पियर से कम है. तो फ्यूज़ रेटिंग कितनी होनी चाहिए?
फ्यूज़ रेटिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, फ्रॉम अराउंड लाइक 19 हो सकती है, ठीक है, 19, 18, 17, 16। आपका बेस्ट यही है कि आप अराउंड 13 से 19 लिखें, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ ऑब्वियसली लेसर दैन 20, ठीक है। तो हमें लिखती हैं यहाँ पर any from 13 amperes to 19 amperes as long as it's less than 20, ये आपकी फ्यूज़ रेटिंग होगी, ठीक है। और सजेशन एक्सप्लेन, ये भी हमने किया हुआ है। एक्सप्लेन ये आपको लिखना है कि लेस दैन, इट शुड बी लेस दैन 20 amperes, ठीक है। और इसकी रीज़न यही होगी ऑब्वियसली कि हमारा करंट जो होगा उसकी वजह से इस तरह, ठीक है। मोटर का करंट है हमारा 0.1, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, कंप्लीट कैलकुलेशन दिखाती हूँ। मोटर का करंट हमारा 0.1 प्लस हमारे पास जो रजिस्टर, एक रजिस्टर को मिल रहा है हमें 8 एम्पियर, दूसरे वाले को मिल रहा है 4, टोटल बन रहा है क्या हमारा 12.1 एम्पियर टोटल करंट। Therefore, anywhere from 13 to 19 ampere would be a suitable fuse, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा अगर करंट हुआ 12.1, क्योंकि तो हम 13 तक ले जाते हैं कि 13 से ज़्यादा हुआ या फिर 14, 15, 16, 19 से ज़्यादा हुआ तो फ्यूज़ उड़ जाए, ओके। एंड हमारा सर्किट जो है वो बच जाए। Done with that question. Okay, question number 9. Describe what is observed during a total internal reflection. Internal reflection में क्या होता है कि ज़रा से भी रिफ्रैक्शन नहीं होती, बाउंड्री पर रे हिटते ही वो वापस पूरी बाउंस हो जाती है। कभी कभी हमारे पास होता है हमारे पास होती है सम इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके साथ साथ रिफ्रैक्शन होती है, कभी कभी पूरी रिफ्रैक्शन होती है, लेकिन इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब तो पूरी पूरी रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो लिखते हैं वेव या ये ज़रूर लिखिएगा, इंटायरली रिफ्लेक्टेड। therefore आप ये भी लिख सकते हैं नो रिफ्रैक्शन exists. State 2 conditions required to light to be totally internally reflected. Total internal reflection की क्या वो है, ठीक है। तो आप ये लिखें, आप लिखें कि लाइट यूजुअली पास कर रही होती है, ठीक है, फ्रॉम ए क्या कहते हैं स्लोअर ट्रैवलिंग मीडियम टू ए मीडियम जहाँ पर लाइट ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकती है, ये एक रीज़न है। या तो आप ये लिख सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम वेयर देयर इज़ अ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अ मीडियम वेयर देयर इज़ अ स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्योंकि हमें पता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो उसमें भी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो ये दो रीजंस हमारे पास है। पहले रखती हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये चीज़ें याद करने की हैं सारी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल है जहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलरली लाइट एंटर होती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होती है परपेंडिकुलरली, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और उसके साथ दूसरा रीज़न ये है कि लाइट मस्ट पास फ्रॉम स्लोअर, मैं दोनों लिखती हूँ, लाइट मस्ट पास फ्रॉम मीडियम वे इट ट्रेवल्स स्लोअर, क्या बोल रही हूँ, मीडियम वे इट ट्रेवल्स स्लो to medium where it travels fast, or from medium with
मीडियम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है. लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. यहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करेंगे. ऑप्टिकल फाइबर्स जैसे ग्लास जैसा होता है, जिसमें हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास लाइट यूजुअली ट्रैवल करती है. ये तो फिर आपके पास आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ट्रैवल करते हैं. आपका वाईफाई भी बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी से ही कनेक्टेड होता है. ठीक है. अगर आप चाहें तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्टिकल फाइबर का. चाहें तो कर सकते हैं. देखिए जैसे हमारे पास एक वायर जैसा होता है, उसमें आपके सी क्लियर वो निकले होते हैं ऑप्टिक्स. इट इज़ सो थिन दैट यू कैन नॉट सी वन विद bare eyes. इट्स लाइक ये मैंने बहुत मोटा बना दिया है. दे आर वेरी वेरी थिन. अगर आपको और मालूमात करनी इस बारे में, यू ऑब्वियसली दे आप पॉइंट्स अबाउट दिस इन टेक्स्ट बुक, और उसके अलावा you should try watching YouTube videos about it because those are very helpful. They like help you understand कि चीज़ें दिखने में कैसी होती हैं. ठीक है. तो हम लिखते हैं अब इसके बारे में. लाइट, ये तो आप लिखें कि इंफ्रारेड, ये क्या हुआ, बहुत चीज़ें होती हैं. लाइट, इंफ्रारेड travels in optical fibers. ठीक है. फिर हम लिखते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है, जब हमारे पास इनर सरफेस होती है ना, उसमें रिफ्लेक्शन होती है. जैसे हमारी ट्यूबलाइट होती है, उसमें भी यही होता है. जो इनर सरफेस होती है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है. total internal reflection. ये आप एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम से याद कर लेंगे अगर इन केस ऐसा कोई सवाल आया. आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस हैव स्टडीड अबाउट दिस एंटायर थियरी आपकी ऑब्वियसली आपके नोट्स में या आपकी टेक्स्ट बुक में. इनर सरफेस. और इस बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी जो लाइट होती है वो डेटा या सिग्नल या कोई इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, जिसकी वजह से हम उसको ऑप्टिकल फाइबर्स में ट्रैवल करवा रहे होते हैं टू मेक इट रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. सो लाइट कैरीज इंफॉर्मेशन, डेटा या सिग्नल. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10. A radiation detector is placed on the bench in a laboratory. It detects a background count rate of 40 counts per minute. State what is meant by background radiation. Background radiation ऐसी होती है जो आपको हर वक्त मिलेगी आपके एटमॉस्फेयर में. ठीक है. तो हम लिख देते हैं radiation always present in our, आप अर्थ पे लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर. ठीक है. और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं. कॉस्मिक रेज होती हैं, द अर्थ इटसेल्फ, सॉयल. आपको पता है कि हमारे पास वेपन टेस्टिंग होती है, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग. हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उनका वेस्ट होता है हमारे पास, तो न्यूक्लियर वेस्ट. और बहुत सारे रीजंस होते हैं, तब ये से लिखते हैं. A sample containing atoms of a radioactive isotope polonium-208, ये हमारे पास radioactive, is removed from a lead container and brought close to a detector. The average count rate increases to 890 counts per minute. तो पहले हमारे पास क्या था, बैकग्राउंड रेडिएशन थी 40 counts per minute, और फिर ये बन गई 890 counts per minute. When two sheets of paper are inserted between the sample and the detector, the average count rate returns to 40 counts per minute.
2 शीट ऑफ पेपर हमारी पूरी की पूरी रेडिएशन को रोक रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा रेडिएशन है, क्योंकि अल्फ़ा इकलौती रेडिएशन है जो सिर्फ एक पेपर या 2 पेपर जो भी बहुत ही कम हमारे पास मास से वो रुक जाती है। तो हम लिखते हैं अल्फ़ा एमिशन ओनली, ठीक है। अल्फ़ा doesn't pass to sheets of paper। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बीटा एंड गामा ओनली pass to sheets of paper, ठीक है। अब हम डिके की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास यहाँ पोलोनियम है 208। I wonder who named something polonium। खैर, और ये हमारे पास एक प्रोड्यूसर है अल्फ़ा पार्टिकल जिसका 4 और यहाँ पर 2 होता है, या तो आप हीलियम का न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पर ये प्रोड्यूस होगा 204 एंड नीचे हमारे पास होगा 82। क्यों? कि यहाँ पर 82 plus 2 will give us 84 and 204 plus 4 will give us 208, which matches with this side mathematically. This will be 84, ठीक है। And this is complete. So thank you so much for watching our video today. If anybody doesn't understand anything, please mention down in the comment below, and inshallah आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।